अरे वाह, यही है ना हमारा गांव? कितना सुंदर है। सिया ने कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए उत्साह से कहा। सुंदर तो है सिया, लेकिन बाहर का तापमान देखा है? पूरे 45 डिग्री चल रहा है। आरव ने माथे का पसीना पोंछते हुए जवाब दिया। तो क्या हुआ, गर्मी तो शहर में भी पड़ती है। वहाँ एसी है और यहाँ प्रकृति की ठंडी हवा है। हाँ, वही हवा जो अभी आग उगल रही है। राजेश और सावित्री पीछे बैठे दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। मई का महीना अपने पूरे कहर पर था। सूरज मानो आसमान से आग बरसा रहा था। गांव की पगडंडियां तप रही थीं। खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थीं। पेड़ों के पत्ते सूखकर पीले हो गए थे और गर्म हवाएं पूरे माहौल को झुलसा रही थीं। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग पेड़ की छांव में बैठे गर्मी को कोस रहे थे। अरे भाई, आज तो हद हो गई। सुबह 4 बजे से बिजली गई है, अभी तक नहीं आई। क्या बताएं? खेत सूख रहे हैं, जानवर भी परेशान हैं। तभी दूर से एक सफेद कार धूल उड़ाती हुई आती दिखाई दी। अरे, ये किसकी गाड़ी है? लगता है राजेश की होगी। कार रुकते ही राजेश नीचे उतरे। उनके पीछे सावित्री, आरव, सिया और काव्या भी उतर गए। अरे राजेश बेटा, इस भयंकर गर्मी में गांव आ गए। गोपाल काका ने हैरानी से पूछा। क्या करें काका, हमारी बहू सिया की जिद थी। बोली कि इस बार गर्मियों में गांव ही चलेंगे। गोपाल काका हंस पड़े। अरे वाह, बहू को गांव की गर्मियां पसंद हैं। एक दिन में सारा शौक उतर जाएगा। सिया तुरंत मुस्कुराकर बोली। काका, मैं सिर्फ कपड़ों का सूटकेस नहीं लाई, अपना ठंडा दिमाग भी साथ लाई हूँ। सब लोग हंस पड़े। देखिएगा, मैं इस गर्मी से बचने का कोई ना कोई जुगाड़ जरूर निकाल लूंगी। सावित्री ने बीच में कहा। अरे बातें बाद में कर लेना, पहले घर पहुंच जाएं। यहाँ खड़े खड़े ही पिघल जाएंगे। सभी हंसते हुए घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में गली के मोड़ पर कमला, सुनीता और लता चाची हाथ में पंखे लिए बैठी थीं। गर्मी ने तो जान निकाल दी। मेरा तो मन करता है पहाड़ी वाली गुफा में जाकर बैठ जाऊं। लता चाची की बात सुनते ही सुनीता बोली। अरे गुफा का नाम मत लो। लोग कहते हैं वहां कुछ अजीब है, लेकिन ठंडक तो बहुत है वहां, फिर भी कोई जाता नहीं। सिया ने यह बात ध्यान से सुनी। गुफा? ठंडी गुफा? उसके मन में तुरंत उत्सुकता जाग उठी। थोड़ी देर बाद सभी लोग पुराने पुश्तैनी घर पहुंच गए। दरवाज़ा खुलते ही गर्म हवा और धूल का गुबार बाहर निकला। घर कई दिनों से बंद पड़ा था। सबने मिलकर सफाई शुरू कर दी। आरव और काव्या गर्मी से परेशान थे, लेकिन सिया पूरे उत्साह के साथ इधर-उधर काम कर रही थी। शाम तक पुराना कूलर चल पड़ा। रात को सिया ने सबके लिए स्वादिष्ट देसी खाना बनाया। आंगन में दरी बिछाई गई और पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाने लगा। भाभी, आपके गांव वाले एडवेंचर ने हमारी हालत खराब कर दी है, काव्या ने कहा। अभी तो शुरुआत है मैडम, सिया हंसकर बोली। तभी अचानक घर अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई, कूलर बंद, पंखे बंद। काव्या लगभग चीख पड़ी। बस, अब तो हम कबाब बन जाएंगे। आरव हंस पड़ा। मैंने पहले ही कहा था। लेकिन सिया बिल्कुल शांत थी। कोई बात नहीं, कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। अब क्या सोच रही हो? आरव ने पूछा। सिया ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। कल सुबह एक जगह देखने जाना है। कौन सी जगह? पहले खाना खाओ। रात को गर्मी इतनी थी कि सबको छत पर सोना पड़ा। खुले आसमान के नीचे लेटी सिया तारों को देख रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। पहाड़ी वाली ठंडी गुफा। और उसी गुफा के साथ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच शुरू होने वाला था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गांव में गर्मी का असर महसूस होने लगा था। हवा में नमी थी और उमस लोगों को बेचैन कर रही थी। सावित्री ने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला, सामने कमला और सुनीता खड़ी दिखाई दीं। दोनों के चेहरों पर हल्की मुस्कान थी। अरे सावित्री जी, रात कैसी गुजरी? कमला ने पूछा। बहू रानी का गांव वाला एडवेंचर कैसा रहा? सावित्री मुस्कुराई। बहुत बढ़िया। सच में? हाँ, हम सब छत पर सोए, तारों भरा आसमान देखा। शहर में ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? कमला और सुनीता ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें उम्मीद थी कि शहर से आई बहू सुबह तक गांव छोड़ने की जिद करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी समय छत पर खड़ी सिया दूर पहाड़ी की तरफ देख रही थी। उसकी नज़र अचानक एक अजीब बात पर गई। पूरा गांव सूखा और बेजान दिखाई दे रहा था, लेकिन पहाड़ी के आसपास हरियाली नजर आ रही थी। पेड़ हरे थे, झाड़ियां ताज़ा दिख रही थीं, मानो वहां का मौसम बाकी गांव से अलग हो। तभी उसे लता चाची की बात याद आई। गुफा में बहुत ठंडक है। सिया के मन में उत्सुकता और बढ़ गई। नीचे आकर उसने नाश्ते की मेज पर बात छेड़ दी। पापा, एक बात पूछूं?
राजेश ने चाय का कप रखते हुए कहा, हाँ बेटा, पूछो। कल सब लोग जिस गुफा की बात कर रहे थे, वो कहाँ है? राजेश कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, पहाड़ी के उस पार। और वहाँ इतनी हरियाली क्यों है? कहते हैं वहाँ एक झरना बहता है। तो फिर लोग वहाँ जाते क्यों नहीं? राजेश ने गहरी सांस ली। गांव वाले उसे अच्छा नहीं मानते। क्यों? कहते हैं वहाँ कुछ अजीब है। सिया मुस्कुरा दी। मतलब किसी ने देखा नहीं, लेकिन सब डरते हैं? आरव हंस पड़ा। लो, अब शुरू हो गई हमारी खोजी बहू। सावित्री बोली। सिया, इन बातों को छोड़ो और नाश्ता करो। लेकिन अब सिया का मन पूरी तरह गुफा में अटक चुका था। दोपहर से पहले रानी अपनी 2 सहेलियों के साथ घर आई। भाभी, गांव घूमने चलोगी? सिया तुरंत तैयार हो गई। कुछ देर बाद सभी गांव की गलियों से होते हुए पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ीं, सिया हर चीज ध्यान से देखती जा रही थी। खेतों की दरारें, सूखे पेड़, गर्मी से बेहाल लोग। तभी रास्ते में मुन्ना दिखाई दिया। वह मिट्टी में पैर गाड़कर बैठा था और सिर पर गीला गमछा रखा हुआ था। सिया हंस पड़ी। ये क्या कर रहे हो मुन्ना? दीदी, हमारा देसी एसी। सभी जोर से हंस पड़े। गांव में जुगाड़ नहीं किया तो जीना मुश्किल है। सिया मुस्कुराई। लगता है मुझे भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वे पहाड़ी के करीब पहुंच गईं और तभी सिया रुक गई। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। गर्मी जैसे गायब हो गई थी। सूखी जमीन की जगह हरी घास दिखाई देने लगी। पेड़ों की पत्तियां ताज़ा थीं। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। वाह! सिया के मुंह से अनायास निकला। सच में यहाँ मौसम अलग है। रानी ने सामने इशारा किया। भाभी, वही है गुफा। सिया ने सामने देखा। पहाड़ के बीच एक विशाल पथरीली गुफा बनी हुई थी। उसके पास से साफ पानी का झरना बह रहा था। झरने की ठंडी हवा पूरे इलाके को ठंडा बना रही थी। बाकी लड़कियां वहीं रुक गईं, लेकिन सिया आगे बढ़ गई। उसने गुफा की दीवार को छुआ। पत्थर बर्फ की तरह ठंडे थे। अरे वाह! वह उत्साहित होकर बोली। ये तो नेचुरल एसी है। वह गुफा के अंदर चली गई। अंदर काफी जगह थी। ऊंची छत, मजबूत पत्थर और बाहर की तुलना में बहुत कम तापमान। सिया की आंखें चमक उठीं। उसे अब डर नहीं बल्कि संभावनाएं दिखाई दे रही थीं। यहाँ तो आराम से रहा जा सकता है। रानी चौंक गई। क्या? हाँ। भाभी, मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही। सिया ने चारों तरफ देखते हुए कहा। सोचो, यहाँ ठंडक है, पानी है, जगह है, लेकिन लोग बहुत कुछ कहते हैं। सिया ने बात काट दी। मैं अपनी आंखों पर भरोसा करती हूँ। वापस लौटते समय सिया पूरे रास्ते चुप रही। उसके दिमाग में लगातार एक ही विचार घूम रहा था। अगर यहाँ इतना सुकून है, तो कुछ दिन यहीं क्यों न रहा जाए? घर पहुंचते ही उसने सबको बुला लिया। आरव, काव्या, सावित्री और राजेश बैठ गए। मुझे आप सबसे जरूरी बात करनी है। काव्या हंस पड़ी। लो, अब कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है? सिया ने गंभीर होकर कहा। मैं गुफा में रहना चाहती हूँ। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर आरव बोला, क्या? सच में? हाँ। गुफा में? हाँ। काव्या की आंखें गोल हो गईं। भाभी, आप मजाक कर रही हो ना? बिल्कुल नहीं। सिया ने पूरी बात समझानी शुरू की। यहाँ घर में गर्मी है, बिजली का भरोसा नहीं, लेकिन वहाँ ठंडक है, झरना है और रहने की काफी जगह भी है। राजेश ने धीरे से कहा। लेकिन बेटा, लोग उस जगह को अच्छा नहीं मानते। पापा, क्या आपने कभी खुद जाकर देखा है? राजेश चुप हो गए। नहीं, तो फिर हम क्यों डरें? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद सावित्री बोली, अगर हम सब साथ रहेंगे तो कोशिश कर सकते हैं। सच मम्मी? हाँ। राजेश भी मुस्कुरा दिए। ठीक है बेटा, लेकिन सावधानी के साथ। सिया खुशी से उछल पड़ी। यस। काव्या ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, अब सच में हम गुफा में रहने जा रहे हैं। आरव हंस पड़ा। जब शादी की थी तभी समझ जाना चाहिए था कि जिंदगी सामान्य नहीं रहने वाली। सभी हंस पड़े। अगली सुबह पूरे घर में उत्साह का माहौल था। सिया ने बड़े बड़े टोकरों में सामान रखना शुरू कर दिया। बर्तन, मसाले, आटा, दाल, सब्जियां, चादरें, रस्सियां और यहाँ तक कि कुछ छोटे पैकेट भी। आरव ने देखा। ये क्या है? सब्जियों के बीज। क्या? हाँ। तुम गुफा में खेती भी करोगी? सिया मुस्कुरा दी। जहाँ हरियाली है वहाँ खेती भी होगी। काव्या हंसते हंसते दोहरी हो गई। भाभी, आप गुफा में रहने नहीं,
पूरा गांव बसाने जा रही हो। सावित्री प्यार से बोली। मेरी बहू जहां जाती है वहां घर बना लेती है। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार सामान लेकर पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। गांव वाले हैरानी से उन्हें देख रहे थे। अरे, ये लोग सच में गुफा में रहने जा रहे हैं। शहर वालों को गर्मी ने पागल कर दिया है। लेकिन लड़की में हिम्मत तो है। सिया ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, एक ठंडी, सुंदर और खुशहाल गुफा को घर में बदलने का सपना। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यह फैसला सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की सोच बदल देगा। अगले भाग 3 के बारे में बताओ। गुफा के अंदर बहू की ठंडी रसोई और खेती। भाग 3, गुफा बनी ठंडी रसोई और हरा भरा घर। सिया का फैसला अब सच बन चुका था। पूरा परिवार सामान लेकर पहाड़ी वाली गुफा तक पहुंच गया था। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, सभी को फिर वही ठंडी हवा महसूस हुई जिसने पहली बार सबको हैरान कर दिया था। झरने का साफ पानी धीरे धीरे बह रहा था। पेड़ों की छांव पूरे इलाके को ठंडा बनाए हुए थी। काव्या ने चारों तरफ देखकर कहा, यकीन नहीं होता कि गांव में 45 डिग्री तापमान है और यहाँ इतनी ठंडक है। आरव मुस्कुराया। अब समझ आया कि हमारी मैडम यहाँ क्यों रहना चाहती थी। सिया ने दोनों हाथ कमर पर रखे और बोली, अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म बाकी है। सब हंस पड़े। सबसे पहले पूरे परिवार ने मिलकर गुफा की सफाई शुरू की। कई सालों से वहां कोई नहीं आया था। कोनों में सूखी पत्तियां पड़ी थीं, कुछ जगह धूल जमा थी। राजेश और आरव ने झाड़ू बनाकर सफाई शुरू की। सावित्री और काव्या ने बर्तन और सामान व्यवस्थित करना शुरू किया। उधर सिया हर कोने को ध्यान से देख रही थी, जैसे कोई इंजीनियर नया घर डिजाइन कर रहा हो। अचानक उसकी नज़र गुफा के एक कोने पर गई। वहां की जगह बाकी हिस्से से अलग थी। सिया की आंखें चमक उठीं। बस, रसोई यहीं बनेगी। काव्या हंस पड़ी। भाभी, अभी आए 5 मिनट हुए हैं और आपने किचन भी तय कर दिया। घर का दिल रसोई होती है, सिया ने जवाब दिया। सबसे पहले वही बनेगी। सिया ने आसपास पड़े बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे करने शुरू कर दिए। आरव भी मदद करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने 4 मजबूत पत्थर जमीन पर जमाए। फिर ऊपर एक चौड़ा सपाट पत्थर रखा। बीच में हवा निकलने की जगह छोड़ी। धीरे धीरे पत्थरों का सुंदर चूल्हा तैयार हो गया। सावित्री आश्चर्य से देखने लगी। अरे वाह बेटा, ये तो बिल्कुल असली रसोई जैसा लग रहा है। सिया मुस्कुराई। अभी देखिए। फिर उसने अपने बैग से एक पीवीसी पाइप निकाला। आरव हैरान रह गया। ये कब रखा था? शहर से लाते समय। तुम्हें पहले से पता था? मैं हमेशा तैयारी करके चलती हूँ। सिया ने पाइप को गुफा की एक छोटी दरार से बाहर निकाल दिया। अब चूल्हे का सारा धुआं बाहर जाएगा और ठंडी हवा अंदर रहेगी। राजेश हंस पड़े। वाह बहू, तुम तो सच में इंजीनियर निकली। कुछ ही घंटों में गुफा का कोना सुंदर रसोई में बदल गया। पत्थरों से बनी छोटी छोटी शेल्फ तैयार की गईं। मसालों के डिब्बे करीने से सजाए गए। बर्तन एक तरफ रखे गए। लकड़ियों का छोटा स्टैंड भी बना दिया गया। काव्या ने चारों तरफ देखा। भाभी, अब ये गुफा नहीं लग रही, फिर किसी पहाड़ी रिसॉर्ट जैसी लग रही है। सब हंस पड़े। शाम तक सिया ने झरने का ठंडा पानी भर लिया। चूल्हे पर सब्जी चढ़ा दी। थोड़ी ही देर में पूरे गुफा में मसालों की खुशबू फैल गई। आरव ने गहरी सांस ली। वाह, इतनी अच्छी खुशबू तो शहर में भी नहीं आती। सावित्री मुस्कुराई। प्यार से बनाया खाना हमेशा स्वादिष्ट होता है। कुछ देर बाद सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। बाहर झरने की मधुर आवाज थी, अंदर ठंडी हवा। सबके चेहरे पर सुकून था। राजेश ने पहला निवाला खाते हुए कहा, सच कहूं, इतनी शांति मैंने सालों से महसूस नहीं की। सिया की नई योजना। खाना खाने के बाद सब आराम कर रहे थे, लेकिन सिया फिर बाहर चली गई। वह झरने के पास की मिट्टी को ध्यान से देखने लगी। मिट्टी काली और नम थी। सिया ने हाथ में मिट्टी लेकर जांची। उसके चेहरे पर वही परिचित मुस्कान आ गई। आरव दूर से ही समझ गया। लो, अब नया आइडिया आ गया। बिल्कुल। अब क्या करने वाली हो? खेती। क्या? ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है। काव्या हंसते हंसते बोली। भाभी, आप सच में गुफा में खेती भी करोगी? क्यों नहीं? यहाँ पानी भी है और अच्छी मिट्टी भी। अगली सुबह सिया अपने साथ लाए बीज लेकर आई। उसने झरने के पास छोटी सी जमीन तैयार की। फिर एक एक करके बीज बोने लगी। टमाटर, मिर्च, धनिया, भिंडी,
लौकी। सावित्री ने पूछा, बेटा सच में कुछ उग जाएगा? क्यों नहीं मम्मी, प्रकृति मेहनत का जवाब जरूर देती है। आरव बोला, अगर सब्जियां उग गईं तो मैं रोज खेती करूंगा। काव्या तुरंत बोली, और अगर नहीं उगी तो मैं सिर्फ खाने का काम करूंगा। सब जोर से हंस पड़े। अब एक नई समस्या थी, सोने की व्यवस्था। सिया ने फिर अपना दिमाग लगाया। उसने बांस, सूखी घास और पुरानी चादरों की मदद से गुफा के अंदर अलग अलग हिस्से बना दिए। छोटे छोटे निजी कमरे तैयार हो गए। हवा आसानी से अंदर आ रही थी, लेकिन हर किसी को अपनी जगह भी मिल गई। काव्या आश्चर्य से बोली, भाभी ये तो लग्जरी कैंप जैसा लग रहा है। राजेश ने हंसकर कहा, हमारी बहू जहाँ जाती है वहाँ घर बना देती है। एक उधर गांव में तरह तरह की बातें हो रही थीं। पूरा एक दिन हो गया, कोई खबर नहीं आई। कहीं सच में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? कमला चिंतित थी, लेकिन गोपाल काका बोले, मुझे तो लगता है सब ठीक है। वो लड़की अलग है, डरने वालों में से नहीं। दिन बीतने लगे। गुफा अब घर बन चुकी थी। हर सुबह सिया अपनी छोटी खेती देखने जाती। एक दिन अचानक वह खुशी से चिल्ला उठी, मम्मी जल्दी आइए। सब भागते हुए बाहर आए। मिट्टी से छोटी छोटी हरी पत्तियां निकल आई थीं। बीज अंकुरित हो चुके थे। सिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। देखिए, हमारी मेहनत सफल हो गई। काव्या हंसते हुए बोली, भाभी आप सब्जियों को ऐसे देख रही हो जैसे बच्चों ने परीक्षा में पहला स्थान हासिल कर लिया हो। सिया मुस्कुरा दी, मेरे लिए ये भी किसी जीत से कम नहीं। अब गुफा में सिर्फ ठंडी हवा ही नहीं थी, वहां उम्मीद उगने लगी थी। और धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैलने लगी कि जिस गुफा से लोग डरते थे, वहां एक बहू ने अपना घर और खेती दोनों बसा ली हैं। दिन बीतते गए और गुफा अब सचमुच एक घर बन चुकी थी। जहां कभी सन्नाटा रहता था, वहां अब हंसी की आवाजें गूंजती थीं। सुबह सुबह चूल्हे पर नाश्ता बनता, दोपहर में झरने के किनारे बैठकर खाना खाया जाता और शाम को सब ठंडी हवा में बैठकर बातें करते। सिया की छोटी सी खेती भी अब हरी भरी होने लगी थी। धनिया की खुशबू हवा में घुलने लगी थी। भिंडी के पौधे बड़े हो रहे थे। टमाटर के पौधों पर छोटे छोटे फल दिखाई देने लगे थे। एक शाम काव्या ने चारों तरफ देखकर कहा, सच बताऊं भाभी, अब तो मुझे शहर वापस जाने का मन ही नहीं करता। आरव हंस पड़ा, मुझे भी नहीं। राजेश मुस्कुराए, जिस जगह से लोग डरते थे आज वही सबसे सुकून वाली जगह लग रही है। सावित्री ने प्यार से सिया को देखा, इसका श्रेय हमारी बहू को जाता है। सिया मुस्कुरा दी, नहीं मम्मी, श्रेय इस जगह को जाता है। लोगों ने इसे समझने की कोशिश ही नहीं की। उस रात मौसम अचानक बदल गया। आसमान में बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिल रही थीं। झरने का पानी भी पहले से ज्यादा तेजी से बह रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक हूँ, एक अजीब सी आवाज गुफा में गूंज उठी। काव्या घबरा गई। ये क्या था? फिर आवाज आई, हूँ ऊ ऊ, हूँ ऊ ऊ। आरव भी उठ बैठा। ये सच में अजीब है। कुछ पल के लिए सभी चुप हो गए, लेकिन सिया बिल्कुल शांत रही। घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आवाज? काव्या ने पूछा। चलो बाहर चलकर देखते हैं। सभी लोग सावधानी से गुफा के बाहर आए। तेज हवा चल रही थी। बड़े बड़े पेड़ हवा के झोंकों से झूल रहे थे। झरने का पानी पत्थरों से टकराकर गूंज पैदा कर रहा था। सिया ने कुछ देर ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराकर बोली, समझ गई? क्या? राजेश ने पूछा। ये कोई भूत नहीं है। तो फिर? हवा जब इन पेड़ों के बीच से गुजरती है और झरने की आवाज से मिलती है तो ऐसी गूंज पैदा होती है। सभी कुछ देर सुनते रहे। सिया सही कह रही थी। आवाज वास्तव में हवा और पानी की थी। काव्या ने राहत की सांस ली। मतलब गांव वाले इसी आवाज से डर गए थे? शायद। सिया बोली, कई बार डर हमारी कल्पना पैदा करती है, सच नहीं। अगले दिन गांव में फिर बातें होने लगीं। इतने दिन हो गए, फिर भी वे लोग ठीक हैं। अगर गुफा में कुछ गलत होता तो अब तक पता चल जाता। मुझे लगता है हम बेवजह डरते रहे। इसी बीच गांव का एक युवक, मोहन, गुफा देखने पहुंचा। वह धीरे धीरे अंदर आया और अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया। एक तरफ सुंदर रसोई थी, दूसरी तरफ खेती। सब लोग आराम से बैठे बातें कर रहे थे। आप लोग सच में यहाँ रह रहे हैं? मोहन ने पूछा। हाँ, सिया मुस्कुराई, और काफी खुश हैं। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगता है मैं फिर आऊंगा।
कुछ दिनों बाद शाम के समय सिया और आरव गुफा के पीछे की तरफ घूम रहे थे। अचानक उन्हें बड़े पत्थरों के बीच एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। ये पहले तो नहीं देखा, आरव बोला। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। अंदर एक छोटा सा कमरा था। लग रहा था जैसे वर्षों से बंद पड़ा हो। चारों तरफ धूल जमी हुई थी और एक कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। सिया की आंखें चमक उठीं। देखो, दोनों उसके पास पहुंचे। सिया ने धूल हटाई और संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। सिया ने सावधानी से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जो डर पर जीत पालेगा वही इस गुफा की ठंडी सांसों को महसूस कर पाएगा। सिया और आरव ने एक दूसरे की तरफ देखा। सिया आगे पढ़ने लगी। डायरी में लिखा था, हम बहुत गरीब थे। हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। इस गुफा ने हमें तपती गर्मियों में सहारा दिया, लेकिन हमें डर था कि कोई यह जगह हमसे छीन न ले। आगे लिखा था, इसलिए हमने गांव में अफवाह फैला दी कि यहाँ भूत है। लोग डर गए और ये जगह सिर्फ हमारी रह गई। सिया ने अगला पन्ना पलटा। लेकिन अब मुझे पछतावा है। मैंने लोगों को एक अनमोल जगह से दूर रखा। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो सच सबको जरूर बताना। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आरव धीरे से बोला, मतलब इतने सालों से लोग बेकार में डरते रहे। सिया मुस्कुरा दी, और सच हमेशा यही था। अगले दिन मोहन फिर गुफा में आया। इस बार उसके चेहरे पर झिझक थी। मुझे आप सबसे एक बात कहनी है, राजेश बोले। कहो बेटा। मोहन ने गहरी सांस ली। जिस डायरी को आपने पाया है वो मेरे परदादा की थी। सब चौंक गए। मोहन आगे बोला, उन्होंने ही वह अफवाह फैलाई थी। क्यों? सावित्री ने पूछा। क्योंकि वे बहुत गरीब थे। उन्हें डर था कि अगर लोगों को गुफा का सच पता चल गया तो कोई उनसे यह जगह छीन लेगा। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मोहन ने कहा, मरने से पहले उन्हें अपने किए का बहुत अफसोस था। वे चाहते थे कि एक दिन सच सबके सामने आए। कुछ ही दिनों में पूरी कहानी गांव में फैल गई। अब गांव वाले भी गुफा आने लगे, इस बार बिना डर के। कमला आई, सुनीता आई, लता चाची भी आईं। सब हैरान रह गए। अरे, यहाँ तो सच में कितनी ठंडक है, और ये खेती, और ये रसोई। कमला ने हंसते हुए कहा, बहू तुमने तो कमाल कर दिया। लता चाची बोली, हम सालों तक बेवजह डरते रहे। सिया मुस्कुराई। डर अक्सर वहां होता है जहां सच नहीं होता। धीरे धीरे पूरी गर्मी बीत गई। सिया की खेती अब खूब फलने लगी थी। टमाटर लाल हो चुके थे। भिंडी तैयार थी। धनिया की खुशबू पूरे इलाके में फैल रही थी। लेकिन अब शहर लौटने का समय आ गया था। सभी लोग सामान बांध रहे थे। काव्या उदास थी। सच कहूं, अब इस जगह को छोड़ने का मन नहीं कर रहा। आरव बोला, मुझे भी। राजेश ने गुफा की तरफ देखते हुए कहा, जिस जगह से लोग डरते थे आज वही गांव की सबसे प्यारी जगह बन गई है। सावित्री मुस्कुराईं, और इसका श्रेय हमारी बहू को जाता है। सिया ने आखिरी बार अपनी छोटी सी खेती को देखा, फिर गुफा की दीवार को प्यार से छुआ। ठंडी हवा अब भी वैसे ही बह रही थी, लेकिन अब वहां डर नहीं था। वहां अपनापन था, वहां जीवन था, वहां उम्मीद थी। गाड़ी धीरे धीरे गांव से दूर निकल गई। पीछे पहाड़ी पर बनी वह गुफा अब वीरान नहीं थी। वह पूरे गांव के लिए एक सीख बन चुकी थी। डर अक्सर अज्ञानता से पैदा होता है और हिम्मत उसे खत्म कर देती है।